हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ। वो है हमारा अम्ल सार की लुईस संकल्पना। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, वो थी अम्ल सार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। तो वो वीडियो आपको देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना। और आज हमारा जो वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अम्ल सार की लुईस जो संकल्पना है, जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, उसके बारे में होगा। तो देखो, लुईस ने अम्ल सार को कैसे परिभाषित किया, किन किन को इनमें शामिल किया गया, क्या कमियां रहेगी, वो सारा हम डीपली कवर करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। तो 1923 में जो वैज्ञानिक है कौन, लुईस, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, अपनी सिद्धांत दिया, अपनी संकल्पना दी और अम्ल और सार को परिभाषित किया। तो ये जो संकल्पना है लुईस वाली, वो सबसे सर्वमान्य और सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है। आर्यनियस ने भी दी थी, ब्रांस्टेड-लोरी ने भी दी थी, और भी एक दो उदाहरण हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर और सबसे जो बेस्ट है वो लुईस संकल्पना आती है। इन्होंने अम्ल और सार को कैसे परिभाषित किया, तो वो देखना, वे पदार्थ या वे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वे कहलाते हैं सार। तो देखो क्या थी, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल तथा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या त्यागते हैं या दान करते हैं वो सार कहलाते हैं। तो ये है उनका कंसेप्ट, उनकी थ्योरी। इसको समझना आप, वे पदार्थ या वे स्पीसीज, तो आप स्पीसीज लिख दो या कोई पदार्थ या यौगिक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा होता है, जो युग्म होता है, उसको ग्रहण करते हैं, यानी ग्राही होते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, वो लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और वे पदार्थ या वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं या दान करते हैं या दूसरों को देने की जो क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सार कहलाते हैं, यानी बेस कहलाते हैं। तो ये थी उनका कंसेप्ट, उनकी परिभाषा। अब हम इसको और डीपली देखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही को आप क्या कह सकते हो, अम्ल कह सकते हो। और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, उसको आप क्या कह सकते हो, सार कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करने वाला अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने वाला क्या होता है, सार होता है। चाहो तो आप युग्म नहीं लिख सकते हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से भी हमारा काम चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है कोई भी स्पीसीज या पदार्थ, वो क्या होता है, अम्ल होता है। और कोई भी पदार्थ या स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, त्यागता है, वो कहलाता है सार। अब देखो आगे, अब इनको हम क्या कहेंगे, लुईस के अनुसार लुईस अम्ल और लुईस सार कहेंगे। तो इस अवधारणा के अनुसार, अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है वही तो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है
तो उन पदार्थ का आप क्या कहोगे, अम्ल कहोगे, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, जिन्हें आप क्या कहोगे, जिन्हें लुईस अम्ल कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाले पदार्थ को आप क्या कहोगे, अम्ल कहोगे, जिसे आप क्या कह सकते हो, लुईस अम्ल कहते हैं। यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है किसी भी प्रकार से, वो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। या आप उस पदार्थ को क्या कहोगे, अम्ल कहोगे। तभी तो वो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो अपने अष्ट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन के युग्म को मिनिमम एक जोड़ा तो होना ही चाहिए, उसको ग्रहण करेगा और क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। दूसरी बात दूसरी बात के अनुसार इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले या इलेक्ट्रॉन बाहुल्य या इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पदार्थ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, स्टार कहलाएंगे। या ऐसा भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन युग्म की अधिकता वाले। तो इस अवधारणा के अनुसार हम अम्ल किसी को कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। तो आप उसको क्या कह सकते हो, लुईस के अनुसार उनको आप लुईस अम्ल कह सकते हो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य यानी जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, सार कहेंगे। यानी आप उन्हें क्या कह सकते हो, जिन्हें हम लुईस सार भी कह सकते हैं, लुईस सार कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अम्ल जिसको लुईस अम्ल कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले पदार्थ सार जिसको हम क्या कहेंगे, लुईस सार कहेंगे। देखो एग्जाम में जो प्रश्न है वो ऐसे बनता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपको लिख दिया जाएगा कि लुईस सार को पहचानिए या लुईस अम्ल को पहचानिए, या कोई जोड़ा दे देगा या कोई मिलान का दे देगा कि लुईस अम्ल और सार को पहचानिए, या मिक्स करके अम्ल और सार को लिख देगा और पूछेगा कि लुईस अम्ल को छांटिए या लुईस सार को छांटिए। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न इनका बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब एक एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को समझते हैं हम क्या है। तो चलो तो एग्जाम्पल में ले रहा हूं यहाँ कुछ एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम एक उदाहरण ले रहे हैं और वो ले रहे हैं BF3 प्लस NH3। इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं और अभिक्रिया करने के दौरान क्या बनता है, तो बनता है F3N उपसह संयोजक बंध और NH3। आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ क्या होता है, हमको पता है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो अम्ल, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं वो सार। तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, और ऐसे आदान प्रदान करके ये दोनों क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और एक ले लेगा, तो इन इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से वो एक यौगिक बना लेते हैं, और ये यौगिक आपस में एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और वो बंध होता है उपसह संयोजक बंध। इनके मध्य उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन का ऐसा स्थानांतरण करके एक यौगिक बनाते हैं, और वो आपस में किस बंध द्वारा बंधे होते हैं, उपसह संयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। और उपसह संयोजक बंध को आप कैसे पहचान सकते हो, ऐसे इधर से इधर का एरो का निशान लगा हुआ है, उसको आप क्या कहोगे, उपसह संयोजक बंध कहोगे। और अगर ये बंध ऐसा होता कि आपका F और N, तो ये एरो नहीं लगा तो ये सह संयोजक बंध, और ऐसा एरो लगाया तो उपसह संयोजक बंध। अब देखो यहाँ ये अभिक्रिया हो रही है, अब इसको थोड़ा डीपली हम देखेंगे, यहाँ अम्ल कौन है, सार कौन है, या ये ऐसी अभिक्रिया क्यों हुई। तो ये देखो
बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, तो ये है हमारा बोरोन, तो हमने लिख दिया बी। तो यहाँ जिसका अष्टक अपूर्ण होगा या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो तो क्या होंगे, अम्ल, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेंगे। और जिनका अष्टक पूर्ण होने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म का जोड़ा रहता है, या जो ऋणायन जो तत्व होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की दिक्कता होती है, वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे, इलेक्ट्रॉनों का दान कर देंगे, तो वो हो जाएंगे सार। तो ये है बोरोन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 5 हो गया, बोरोन का 5 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p1, 2 4 और 1 5। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ लिख देते 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसके कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 9 नंबर पर। तो फ्लोरीन कितने नंबर पर होता है, 9 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2, 2s2 और 2p4 नहीं 5। तो 5 6 7 8 9, यानी 4 और 5 कितने हो गए, 9। और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 6 और 7 है, 2 7। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो लिख दो आप 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार इस पर 7 है, तीनों में वो एक ही बात होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए आप यहाँ स्टार भी लगा सकते हो, कोई भी सिंबल आप काम ले सकते हो। तो मैंने यहाँ ऐसे गोले किए हैं। अब देखो अष्टक का नियम आपको पता होगा कि प्रत्येक तत्व स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बाह्यतम कोश में तो वो उसको त्याग देता है, कम होते हैं तो वो ले लेता है। यानी अष्टक का नियम क्या कहता है कि हर एक तत्व चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, ताकि वो क्या हो जाए, स्थायी हो जाए, फिक्स हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए अगर अष्टक होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो वो छोड़ देगा, उसको त्याग देगा और धनायन बना लेगा। और अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कमी है, तो वो ग्रहण करके ऋणायन बना लेगा। तो अब ये अष्टक अगर पूरा करना चाहे ये फ्लोरीन, तो इसके पास कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक की कमी पड़ रही है। तो ये अष्टक पूर्ण करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है और ये सहसंयोजक बंध बना लेता है, नहीं कि उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और यहाँ एक बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार इसके पास 7 है और 8वां यहाँ से ले लेगा। इसी प्रकार इसके भी 7 है और 8वां यहाँ ले लेगा। तो तीनों फ्लोरीन का काम हो गया, तीनों ने 7 एक एक लेकर अपना अष्टक पूर्ण कर दिया, 8 हो गए बाह्यतम कोश में। लेकिन यहाँ जो बोरोन है उसके पास कितने हैं, 1 2 3 तो खुद वाले हैं और सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक एक वापिस भी ले लेगा। तो एक इससे ले लेगा, एक आपका इससे ले लेगा और एक आपका इससे ले लेगा। तो देखो 1 2 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, लेकिन इसके पास अभी भी कितने हैं, 6 ही है। और अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, एक जोड़ा चाहिए, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा चाहिए। और वो इसको मिल जाएगा तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन आके 8 हो जाएंगे। तो ये क्या है, इनका अष्टक अपूर्ण है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो चलो इसको हम रख लेते हैं यहाँ प्लस, हमारे पास क्या है, NH3 है। तो N इसको ओपन कर लेते हैं, ये 3 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़े हुए हैं, NH3 हो गए। अब देखो कैसे जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो लिखो इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3, 3 2 5 और 2 7। बाह्यतम कोश में कितने, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो लिख दो 5, 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसके पास 1, इसके पास भी 1 और इसके पास भी 1। तो ये हीलियम वाला जो उत्कर्ष गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करने के लिए जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हीलियम वाला 1s2 हाइड्रोजन हीलियम जो उत्कर्ष गैस होती है, स्थायी विन्यास होता है उसका, वो प्राप्त करके स्टेबल हो जाता है। इसी प्रकार ये भी स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 लेकर, हीलियम वाला उत्कृष्ट गैस विन्यास लेकर।
तो यहाँ सभी की आवश्यकता पूरी हो गई। अब देखो नाइट्रोजन को 8 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 तो है, छठा यहाँ से आ जाएगा, सातवां यहाँ से आ जाएगा, आठवां यहाँ से आ जाएगा, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो देखो ये हो गया अष्टक पूर्ण ऐसे। अब देखो यहाँ तो बंद बन गया, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हर जगह बंद बन गया यहाँ तो, और इनकी संयोजक मतलब इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया। उसके बावजूद भी देखो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म पड़ा है, इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़ा पड़ा है, जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहा है, ये क्या करेगा, किसी को दान कर देगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाला क्या कहलाता है, क्षार, और ये इसको इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। और इसके पास पहले कितने थे, 6, 1 2 3 4 5 6, और 2 ये आ जाएंगे, तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये इसके साथ उपसह संयोजक बंध बना के एक यौगिक बना लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये BF3, ये तो हो गया सह संयोजक बंध। ये इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन का जो साझा हुआ है, या आप इसको ऐसे भी लिख लो B और F3, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो बोरोन ले रहा है, कि फ्लोरीन, तो आपको फ्लोरीन को इधर लिखना है, बोरोन को इधर लिखना है। प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो जिसने दिया है उधर आपको संयोजक बंध लगाना है, जिसने दिया है। तो किसने दिया है, NH3 अमोनिया दिया, नाइट्रोजन ने दिया है, तो ये नाइट्रोजन और ये H3, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इसको मैं यहाँ अगर चाहूँ, इसको मैंने अगर कमांड किया तो ये हो गया F3B, और ये उपसह संयोजक बंध, और ये NH3, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो ये उपसह संयोजक बंध हो गया, और ये यौगिक बन गया जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना हुआ है। तो यहाँ देखो इसने इलेक्ट्रॉन युग्म लिया है, तो ये तो क्या हो गया, अम्ल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होता है, अम्ल। और इसने इलेक्ट्रॉन युग्म दिया है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कौन होता है, क्षार। समझ गए बात। तो यहाँ BF3 अम्ल की भांति कार्य करेगा, और NH3 क्षार की भांति कार्य करेगा। तो यह एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक एग्जाम्पल हम और देख लेंगे। अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, अमोनिया ले लेते हैं। चलो ये उसका मैं करा देता हूँ, H+ के साथ बिक जाए, H+ है, ये धनायन है, और धनायन जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। और इसी की विक्रिया में करा दूं किसके साथ, अमोनिया के साथ NH3, और इसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अभी मैंने इसको ओपन करके दिखाया था आपको, वही बात है। अब ये क्या करेगा, इसको ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, NH3। और जिसने दिया है उधर हम जो बंद लगा रहे हैं, तो आप इसको ऐसे कर लो H3N, नाइट्रोजन दिया किसको, हाइड्रोजन को, और H आयन है जो पॉजिटिव के रूप में, तो आपको लगा लेना यहाँ प्लस। तो ये इसने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किया, तो दान करने वाला कौन होता है, क्षार, और लेने वाला कौन होता है, अम्ल, और दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके एक यौगिक बना लिया, जिसके मध्य कौन सा बंध बना हुआ है, उपसह संयोजक बंध बना हुआ है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, और यहाँ ले रहे हैं हम जल यानी H2O, और उसकी विक्रिया करा रहे हैं H पॉजिटिव के साथ। तो इसको मैं ओपन करना चाहूँ, H2O को तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को मध्य में रख लो, और 2 हाइड्रोजन इसके साथ ऐसे बंधे होते हैं, और इसके बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो ये नीचे, एक ऊपर और नीचे होते हैं। अब कैसे, देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 8, तो लिखो 1s2 2s2 और 2p4, 4 2 6 2 8, तो वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो ऑक्सीजन के वायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 1s1, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हीलियम वाला उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्थायी हो जाएगा, ये भी ऐसे कर लेगा। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो वापस भी ले लेगा ऑक्सीजन, तो ये इससे ले लेगा एक, और एक इससे ले लेगा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अष्टक पूर्ण के साथ देखो
ये एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं, तो ये किसी को ये दान कर सकता है, दे सकता है, तो इसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब इसकी विक्रिया में करा दूं किससे, H पॉजिटिव के साथ। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि जो धनायन होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाते हैं। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोजन हो गए हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो H3O पॉजिटिव, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको H2O और ये H और ये पॉजिटिव, क्योंकि उससे संयोजक बंध बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ऑक्सीजन ने दिया है, और इसके भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक इसको इसने दे दिया है। तो जिसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दे देंगे तो सार, और जो ले लेगा वो हो जाएगा अम्ल। तो यहाँ इसने दिया है तो ये क्या है, यहाँ सार है, और इसने इसको लिया है तो ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो इतने एग्जाम्पल काफी है। अब चलो हम देखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, किसको आप लुईस अम्ल कहोगे और किसको लुईस सार कहोगे। तो इस संकल्पना के अनुसार लुईस और सार को हम बांट रहे हैं। इधर हम ले रहे हैं लुईस अम्ल, यानी किस किस को आप लुईस अम्ल कहोगे और किस किस को लुईस सार कहोगे। तो इधर ले रहे हैं लुईस सार। तो पहली बात, धनावेशित स्पीशीज, यानी वे कोई भी पदार्थ जो धनावेशित है, तो धनावेशित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है हमेशा ही। तो पहली बात कौन सा, धनावेशित स्पीशीज, धनावेशित जो भी प्रजाति है, जो भी पदार्थ है वो, जैसे Na पॉजिटिव, तो आप इसको क्या कहोगे, लुईस अम्ल। Mg2+, Al3+, पोटेशियम प्लस, Zn2+, Cu2+, तो जो भी धनावेशित स्पीशीज है जिनपे प्लस चार्ज आपको दिख रहा है 2, 3, 1 कितना भी, वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन है, तो इन सभी में क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लुईस अम्ल हो जाएंगे। दूसरे, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, यानी जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, यानी इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो वाली स्पीशीज, जैसे अभी हमने लिया था क्या, Bf3, AlCl3, तो इनका अष्टक अपूर्ण होता है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, लुईस अम्ल कहलाएंगे। नंबर 3 बात, बहुबंध वाली स्पीशीज, यानी जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो भी किन में शामिल होते हैं, लुईस अम्ल में शामिल आप उसको कर सकते हो, जैसे SO2, जैसे CO2, इनमें बहुबंध होता है। जैसे CO2 को आप ओपन करोगे ना तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ऐसे होता है CO2, तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार SO2 में भी डबल बॉन्ड होता है। तो बहुबंध वाली देखो यहाँ एक से ज्यादा बंध है, वो भी किसकी भांति काम करेगी, लुईस अम्ल की भांति काम करेगी। तो CO2 SO2 में कैसी प्रकृति होती है, एसिडिक प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति की होते हैं। ये बात लुईस कंसेप्ट से क्लियर होती है। नेक्स्ट चौथी बात आप क्या बता सकते हो कि जैसे रिक्त डी कक्षक वाली स्पीशीज, रिक्त डी कक्षक वाली स्पीशीज, यानी जिनका डी कक्षक अगर रिक्त है तो वो भी किसकी भांति काम करेंगे, लुईस अम्ल की भांति काम करेंगे। जैसे ZnCl2, जैसे FeCl3, तो ये किसकी भांति काम करेगी, लुईस अम्ल की भांति काम करेगी। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, लुईस अम्ल कहेंगे। अब आते हैं लुईस सार में। तो यहाँ लिखा आपने धनावेशित स्पीशीज, और यहाँ कौन आ जाएगी, ऋणावेशित स्पीशीज। ऋणावेशित स्पीशीज यानी जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर ऋणायन बनाया है, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इनके पास इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है।
तो ऋणावेशी स्पीशीज जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यानी आप उसको हेलोजन जो वर्ग है आपका, हेलो जो समूह है हेलोजन वर्ग, वो ऋणावेशी स्पीशीज होते हैं, तो वो लुईस क्षार की भांति कार्य करेंगे। तो ऋणावेशित वाले जैसे एस आपका SO4 2- है, इसी प्रकार PO4 3- है, तो जिनमें माइनस जो चार्ज लगा हुआ है, ऋणावेशी जितने भी स्पीशीज है वो किस में आ जाएंगे, लुईस क्षार में आ जाएंगे। दूसरी बात, अष्टक पूर्ण होने के बाद भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होता है, यानी अष्टक पूर्ण हो गया उसके बाद भी एकांकी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने लिया क्या, NH3, तो इनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसी प्रकार RNH2 एमीन, इसके पास भी है। जैसे ROR, तो इनके पास भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसी प्रकार HOH, ये भी हमने जल लिया था। इसी प्रकार ROH, इनके पास भी है। इसी प्रकार RSH, तो ऐसे, तो जिनके पास अष्टपूर्ण होने के बाद भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होते हैं, वो भी क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जिन ऐसे यौगिक जिनमें ये वाले परमाणु होते हैं, कौन से, हेलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये परमाणु जिसमें पाए जाते हैं वो स्पीशीज क्या होती है, लुईस क्षार होती है। देख लो, हेलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो जो भी है, सल्फर देखो यहाँ SHS काम लिया तो यहाँ सल्फर वाले परमाणु मौजूद है। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ सभी में आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है। नाइट्रोजन देखो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। तो जिनमें ये परमाणु होते हैं उनका अष्टक पूर्ण है, उनके बाद एकांक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इन सभी स्पीशीज को आप किसमें रखोगे, इन सभी एग्जाम्पल को किसमें रखोगे, लुईस क्षार में रखोगे। तो ये हो गया। दूसरी बात, और आप इनको किसमें किनको शामिल कर सकते हो, लुईस अम्ल में आप और शामिल कर सकते हो मध्यवर्ती जो यौगिक होते हैं, मध्यवर्ती, जैसे मुक्त मूलक, जैसे कार्बीन, जैसे बेंजाइन, ठीक है, जैसे कार्बोनिनाइन। तो ये मध्यवर्ती जो यौगिक होते हैं, जैसे कोई मुक्त मूलक है, कोई कार्बीन है, कोई बेंजाइन है, ये भी किसमें शामिल होते हैं, लुईस अम्ल में शामिल होते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं मध्यवर्ती में, जैसे आपका कार्बोनाइन और नाइट्रीन, तो ये भी किसके भांति काम करते हैं, लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। मुक्त मूलक कार्बीन, बेंजाइन, कार्बोनाइन, नाइट्रीन, और एक आप और देख सकते हो क्या, एसिटिलीन। एसिटिलीन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये भी किसकी भांति काम करेगा, लुईस अम्ल की भांति कार्य करेगा। अब देखो, ये इतने सारे एग्जांपल हो गए, उनके आराम से आप पहचान सकते हो और कौन सा लुईस अम्ल है, कौन सा लुईस क्षार है। तो इनको इसके आधार पर प्रश्न बनेगा कि कौन सा लुईस अम्ल है और कौन सा लुईस क्षार है। अब बात आ जाती है इस संकल्पना की कमी की, कि क्या कमियां रह गई। तो कुल 2-4 कमियां रह गई। पहली कमी तो थी कि इस लुईस ने अम्ल क्षार को वर्गीकरण नहीं कर पाया। अम्ल व क्षार का वर्गीकरण नहीं दे पाया, अम्ल क्षार का वर्गीकरण नहीं दे पाया। दूसरी बात, दुर्बल, प्रबल व दुर्बल, कि कौन सा अम्ल दुर्बल है या प्रबल है, कौन सा क्षार प्रबल है दुर्बल है, इसके बारे में भी वो नहीं बता पाया। तो इनके बारे में नहीं बता पाया।
प्रबलता और दुर्बलता के बारे में वो कोई बात नहीं बता पाया। और तीसरी कमी रह गई, उदासीनीकरण की व्याख्या नहीं कर पाया। अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो उदासीनीकरण विक्रिया होती है, तो वो क्यों होती है? यहाँ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उदासीनीकरण की भी व्याख्या नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया। तो ये उसकी रह गई कुछ कमियां। आशा करता हूँ वीडियो आपके समझ में आएगा। कुछ डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।